नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस की इस अद्भुत सीरीज में आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है आपके सामने। सबसे पहला टॉपिक है हरित धरा। उसके बाद बात करेंगे एक नया मंत्रालय बनने जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट 2021, इस रिपोर्ट में क्या कही गई है। फिर मत्स्य सेतु ऐप, सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000, इस पर भी बात करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पंगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बहुत चौंका है इसको लेके। उसके बाद फिर फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन FPO और इसका स्ट्रक्चर जानेंगे, ढांचा जानेंगे। सो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है आज की वो है हरित धरा। हाल फिलहाल क्या हुआ है कि जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उन्होंने एक सप्लीमेंट जो है वो डेवलप किया है। किस तरीके का सप्लीमेंट है सर? ये एक एंटी मिथेजोनिक सप्लीमेंट है जिसको नाम इन्होंने दिया है हरित धरा। ये सप्लीमेंट क्या करता है कि जो मीथेन एमिशंस है ना, उसको 17 से 20% जो है वो कट कर देता है, कैटल की जो मीथेन एमिशंस होती हैं। एंड कैन ऑल्सो रिजल्ट इन हायर मिल्क प्रोडक्शन। और इसको कट करने के बाद फिर क्या होता है कि जो कैटल है आपका, उसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे एक साइंटिफिक स्टडी के थ्रू देखा गया है। हरित धरा जो है ये टेनिन रिच बेस्ड प्लांट सोर्सेज से मिलकर बना होता है। ट्रॉपिकल प्लांट्स बेसिकली उनको टेनिन्स कहते हैं, जिसमें केमिकल कंपाउंड्स वगैरह होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसमें से र्यूमन जो है, र्यूमन में से जो प्रोटोजोआ को हटा देते हैं तो फिर आपको हरित धरा या फिर टेनिन रिच बेस्ड प्लांट सोर्सेज मिलती हैं। तो जो रूमन है वो क्या होता है कि जैसे आपका कैटल है, जो पशु लोग हैं आपके, वो उन प्लांट खाते हैं, सेल्यूलोज, फाइबर, स्टार, सुगर्स। तो उनका जो एक पेट होता है ना, उनका जो भाग होता है, जो पहला भाग होता है, उसे रूमन कहते हैं। These get fermented or broken down by microorganisms prior to further digestion and nutrient absorption। तो ये तो बिल्कुल जनरल साइंस है कि हम पहले जो खाना खाते हैं वो पहले हमारे शरीर में जाके टूटता है, फिर उसके बाद डाइजेस्ट होना शुरू होता है, फिर हमें न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन वगैरह से फिर हमें ताकत मिलती है। कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन लीड टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 एंड हाइड्रोजन। तो ये भी एक साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट का अगर आप फर्मेंटेशन करते हैं तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी और साथ ही साथ हाइड्रोजन आपको मिलेगा। ये सारे जो हैं माइक्रोब्स द्वारा यूज किए जाते हैं और इनसे क्या प्रोड्यूस हो जाता है? इनसे अल्टीमेटली प्रोड्यूस हो जाता है मीथेन। तो ये अपने आप में एक नेचुरल टेंडेंसी है। अब ये जो मीथेन एमिट हो रहा है, इसको कट करने के लिए ये सप्लीमेंट लाया गया है। दैट्स व्हाई हरित धरा, दिस इज कॉल्ड एज एंटी मिथेजोनिक फीड सप्लीमेंट। अब इस सप्लीमेंट को लाने के पीछे का कारण क्या था? देखिए, कोई भी अगर पॉलिसी सरकार लेके आती है तो उसके पीछे कुछ डेटा फैक्ट्स रहते हैं। तो 2019 के अगर हम लाइव स्टॉक सेंसस की बात करें, जिसमें भारत का कैटल पॉपुलेशन लगभग 193 मिलियन था, अलॉन्ग विद 109 या रफली आप कह सकते हैं 110 मिलियन बफेलोस थे, 148 मिलियन गोट्स थे, 74 मिलियन शिप थे। तो ये सारा जो एक देखा गया, तो इनमें जो कैटल है ज्यादातर, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग ज्यादातर मिथेन जो है वो एमिट कर रहे थे और बहुत ज्यादा मात्रा में एमिट कर रहे थे। फिर जो इनमें मिल्क की प्रोडक्शन थी वो भी घटती चली जा रही थी। तो उसको देखते हुए फिर सरकार इस सप्लीमेंट को, जो कि एंटी मिथेजोनिक फीड सप्लीमेंट है, इसको लेके आई। हालांकि हालत ये आ गई थी कि इंडस्ट्री से ज्यादा ये जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो कैटल सेक्टर है, वो ज्यादा जो है आपका मिथेन जो है वो एमिट करने लग गया था। क्या इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं? बिल्कुल बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो जानवर हैं, जो आपके पशु हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं, उनमें क्या होगा कि उनके रुमेन में जो माइक्रोब्स है उनकी पॉपुलेशन घट जाती है। अब उसके घटने से क्या होगा? उसके घटने से कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, राइट। ये सब यानी कि कैटल के इंटरनली प्रोसेस पे काम करता है। फर्मेंटेशन आफ्टर यूजिंग दिस सप्लीमेंट विल हेल्प रिड्यूस मोर प्रोपिनोइक एसिड विच प्रोवाइड्स मोर एनर्जी फॉर लैक्टोज प्रोडक्शन एंड बॉडी वेट गेन। तो ये जो है कुछ इसके बेनिफिट्स हैं अगर हम मिथेन एमिशंस को कट डाउन कर लेते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने एक बेनिफिट लिख दिया है कि मिल्क प्रोडक्शन जो है इसमें सबसे बड़ा देखा जा रहा है कि मिल्क प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो जो है बहुत तेजी से बढ़ती है और जो आपका कैटल है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस तरीके से हरित धरा जो है एक तरीके का फीड सप्लीमेंट है फॉर द कैटल्स, राइट। ये हमारा ये एक इंफोग्राफिक देख सकते हैं हरित धरा परिवर्तन की ओर। और ये लाइव स्टॉक हेडकाउंट आप देख सकते हैं 2007, 2012, 2019 का डेटा। तो किस तरीके से कैटल वगैरह में जो है इजाफा देखने को मिला है। और ज्यादा नहीं है लेकिन बैलेंस में ही चल रहा है सारा कुछ। कैटल पे बात कर लें, बफेलोस पे बात कर लें, शिप पे बात कर लें, गोट्स पे बात कर लें, तो ये सारा कुछ यहाँ डेटा मैंने लाइंड अप कर दिया है। दूसरी कहानी की अगर हम चले तो सेकंड स्टोरी है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो सरकार एक नई मंत्रालय का गठन करने जा रही है
इसका विजन इन्होंने दिया है सहकर से समृद्धि, सहकर से समृद्धि। तो बेसिकली जो कोऑपरेटिव मूवमेंट्स हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको लेके बात की जा रही है, उनके विजन को लेके बात की जा रही है। अभी हाल फिलहाल इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेशन डे मनाया गया था, ऑब्जर्व किया गया था, तो वो कौन से दिन था वो जरूर बताइएगा कमेंट थ्रेड में। प्राइम मिनिस्टर ने खुद इसको अनाउंस किया है कि हम भाई मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन 6 जुलाई को जो है हम क्रिएट कर देंगे। कैबिनेट रीशफलिंग होने वाली है, तो उसमें एक नई मिनिस्ट्री का जो है ये गठन हो रहा है। इस तरीके की मिनिस्ट्री क्या करेगी कि जो भारत का जो मतलब एम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारना, उसमें एक अहम रोल प्ले करेगी, कोऑपरेटिव्स को लेके आएगी, और साथ ही साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के भी डेवलपमेंट की बात की जाएगी। इसमें अभी हाल फिलहाल अगर देखा जाए, अगर ये मिनिस्ट्री बन जाती है तो फिर 41 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हो जाएगी। अभी तक कितनी है? अभी तक 40 है। इसके बनने के बाद कितनी हो जाएंगी? 41 हो जाएगी। मोदी सरकार 1.0 जब 2014 में आई थी मोदी सरकार, तो उन्होंने आते के साथ ही बहुत ही बिग बैंग रिफॉर्म्स लेके आए थे, डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट और बहुत कुछ जो है वो लेके आए थे। और उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज को मर्ज करना, जो सेम सेक्टर के थे उनको मर्ज करना स्टार्ट कर दिया था। अभी हाल फिलहाल वो पूरी तरीके से हुआ नहीं है। तो उन्होंने जब ये बिल्कुल उठा पटक की, तो उसमें जो उन्होंने 2 मिनिस्ट्रीज को मर्ज किया अपने पहले वाले मतलब कार्यकाल में। एक तो अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, ये दोनों अलग अलग मिनिस्ट्री थी, इनको बना के फिर एक बना दिया अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, जो 2017 में क्रिएट की गई। उसके बाद जब 2019 में आई तो फिर एक जल शक्ति मंत्रालय बना। लेकिन ये जो मंत्रालय बन रहे थे, इनका ये हो रहा था कि ये मर्जिंग से बन रहे थे, यानी कि कोई भी 2 मंत्रालय पहले से बने हुए हैं उनको मर्ज करके एक नया मंत्रालय का नाम दे दिया। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, ये इन्होंने एकदम बिल्कुल फ्रेश न्यू मिनिस्ट्री बनाई है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन। और इसका जो टैगलाइन है सरकार का वो यही है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो इस विजन के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। कितना अच्छा होगा, कितना फायदेमंद, वो तो देखा जाएगा कि आगे किस तरीके की पॉलिसीज ये मिनिस्ट्री लेती है और किस किस तरीके से क्या क्या काम को अंजाम देती है। ये एक इन्फोग्राफिक है 2019 में जब चुन के आए थे तब का है, लेटेस्ट वाले पे भी आप इसे अपडेट कर लीजिएगा, तो बहुत बढ़िया है ये इन्फोग्राफिक। अगली स्टोरी पे चले तो ट्रैफिकिंग इन पर्सन रिपोर्ट 2021, तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहना है कि जो कोविड-19 है जिसने हर जगह भट्टा बिठाया है, उन्होंने यहाँ पे भी बहुत मतलब पॉजिटिव चीजें दिखाई हैं। तो कोविड-19 ने एजुकेशन का भट्टा बिठा दिया, कोविड-19 ने टूरिज्म सेक्टर को डुबो दिया, कोविड-19 ने बहुत लोगों को तबाह कर दिया, गरीबी बढ़ा दी, और उसके कारण एक और चीज बढ़ गई, और दैट इज ट्रैफिकिंग इन पर्संस रिपोर्ट 2021। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, भारत ने जो ट्रैफिकिंग एलिमिनेट करना था उसमें उतना अच्छा एफर्ट नहीं दिखा पाई है, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिखा पा रही है। ऑल्दो सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आ नहीं रहा है कि हम ट्रैफिकिंग को कैसे एलिमिनेट कर सकें। अब इन्होंने इसमें कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स और टीयर वाइज जो है स्टेजेस बना रखे हैं, जैसे कि चाइनीज गवर्नमेंट वाज एंगेज इन फोर्स लेबर इंक्लूडिंग थ्रू मास आर्बिट्रेरी डिटेंशन ऑफ वीगर्स मुस्लिम्स, कजाक्स, किर्गिज और भी बहुत तरीके के मुस्लिम। तो चाइना की सरकार ने वहां पे कर रखा है। अभी हाल फिलहाल म्यांमार में हो रहा है, म्यांमार में 4 कट स्ट्रेटेजी अभी लागू की गई है, जिसमें मतलब ज्यादा खबरें ही इंटरनेशनल मीडिया में आ नहीं रही, क्योंकि वहां पे उन्होंने पूरे इंटरनेट वगैरह को जो है बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। तो ट्रैफिकिंग में जो ये धकेले जा रहे हैं, तो देखिए कारण क्या है ट्रैफिकिंग में धकेलने का, क्योंकि गरीबी बढ़ गई है, खाने पीने को है नहीं, कुछ काम करने को कुछ है नहीं। तो इसमें एक बहुत बड़ा जो है एक इंक्रीज देखा गया, और जो कि ह्यूमन नेचर की तरफ से, यानी अगर हम ह्यूमनिस्ट होकर सोचे तो बहुत ही गलत है। इसमें जो स्टेजेस हैं, जैसे इसमें बांटा गया इस रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने टीयर 1 की कंट्रीज को बांटा है जो पूरी तरीके से ट्रैफिकिंग के खिलाफ है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में एक ट्रैफिकिंग का एक अलग से लॉ है जिसे कहते हैं ट्रैफिकिंग विक्टिम्स प्रोटेक्शन एक्ट, टीवीपीए। तो टीयर 1 में उन देशों को रखा गया है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब उतना अच्छा भी नहीं, लेकिन जो मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उसके अराउंड है, उसको मतलब उन्होंने पार कर लिया है। तो इस देशों में नाम शामिल है यूएस का, यूके का, ऑस्ट्रेलिया का, साउथ कोरिया, बहरीन। टीयर 2 में भारत आता है, जिन्होंने मतलब कि पूरी तरीके से कंप्लाई तो नहीं किया है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं और रिजल्ट के लिए मतलब वेट कर रहे हैं। तो ये टीयर 2 की कैटेगरी में है भारत। टीयर 3 ऐसे हैं जिन्होंने कोई कोशिश भी नहीं की है, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। इस लिस्ट में अफगानिस्तान, बर्मा, चाइना, क्यूबा, एरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया, साउथ सुडान, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, तो ये सारे के सारे टीयर 3 में आ रहे हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। राइट, रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है? तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हाल फिलहाल अगर ट्रैफिकिंग की बात की जाए, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक बिल पेश किया है, एक बिल पारित किया है, उसका ड्राफ्ट जो है निकाला है, बेसिकली पारित नहीं हुआ, एक ड्राफ्ट निकाला है, दैट इज एंटी ट्रैफिकिंग बिल। ये द ट्रैफिकिंग इन पर्संस प्रिवेंशन केयर एंड रिहेबिलिटेशन बिल 2021, क्योंकि ट्रैफिकिंग में जो है
ज्यादातर जो मतलब मार पड़ती है ना वो वुमेन पे ज्यादा पड़ती है। तो इस चीज को जो है देखा जा रहा है। फिर प्रोस्टिट्यूशन वगैरह भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको लेके ये एंटी ट्रैफिकिंग बिल जो है MWCD ने ड्राफ्ट कर दिया है। तो ये इसमें एक लेटेस्ट डेवलपमेंट थी, राइट। भारत के संविधान के अनुसार ट्रैफिकिंग के लिए कौन सा फंडामेंटल राइट है, वो आर्टिकल कौन सा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट थ्रेड में कि विच इज द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि फंडामेंटल राइट है वो, कि जो रिलेट करता है ट्रैफिकिंग से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से। कमेंट थ्रेड में आप बताइएगा, ये आज का आपका सवाल है। इसके बाद एक खूबसूरत सा इन्फोग्राफिक की ट्रैफिकिंग के मतलब क्या होते हैं। देखिए ट्रैफिकिंग तो एक वर्ड दे दिया गया, इसके बहुत सारे मायने हैं। एक तो है अबडक्शन, किडनैपिंग, वायलेंस, फोर्स्ड मैरिज, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, वायलेंस आप कह सकते हैं। सेलिंग ऑर्गन्स भी अपने आप में एक ट्रैफिकिंग है। इलीगल वर्क कराना भी अपने आप में एक ट्रैफिकिंग है। बेगरिंग या बेगारी कह सकते हैं आप, राइट। भीख मंगवाना जो कि जिसे हम कहते हैं, वो भी अपने आप में एक ट्रैफिकिंग में ही आ जाता है, राइट। तो इसके बहुत सारे मतलब दूसरी चीजें हैं। अगली स्टोरी पे बात करें तो मत्स्य सेतु ऐप, ये हाल फिलहाल ICAR और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर में डेवलप किया गया। इसमें जो फंडिंग सपोर्ट था वो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ से था, जो कि हैदराबाद की है। इस ऐप में सब्जेक्ट वाइज काफी सारे ऑनलाइन कोर्सेज दिए गए हैं रिलेटेड टू द फिशरीज सेक्टर। फिशरीज जो आपका सेगमेंट है भारत का, उससे रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जो एक्वाकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे कि मतलब ब्रीडिंग कैसे करते हैं, सीड प्रोडक्शन कैसे करते हैं, फिशेस को किस तरीके से रखा जाता है, कितने टाइप की फिश होती है, उसकी फार्मिंग किस तरीके से होती है। आप में से कितने लोगों ने एक्वापॉनिक्स का नाम सुना है? जरूर बताइएगा व्हाट इज एक्वापॉनिक्स। एक्वापॉनिक्स बताइएगा कि एक्वापॉनिक्स है क्या। दिस ऑनलाइन कोर्स ऐप वाज लॉन्च विद एन एम ऑफ डिसेमिनेटिंग लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज फॉर एक्वा फार्मर्स अक्रॉस इंडिया, राइट। तो एक्वा फार्मर्स को एक तरीके से उठाने को लेकर ये एक अच्छा कदम है कि ये ऐप लॉन्च किया गया है, मत्स्य सेतु ऐप। भारत के अगर फिशरी सेगमेंट की बात करें तो इंडिया इज द सेकंड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ फिश थ्रू एक्वाकल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड और फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फिश का वर्ल्ड वाइड, बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट 7.7% इन द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। और कुछ सालों पहले, मतलब आप ये 20-25 साल पहले तो लोग ये समझते थे कि जो मछलियां हैं वो आसमान से आती हैं। मतलब क्या समझते थे लोग बड़ा अजीब सा लगता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे इंफॉर्मेशन फ्लो होता गया और हम एक नॉलेज इकोनॉमी में आते गए तो पता चला कि वो मछलियां आसमान से नहीं आती थी। वो एक्चुअली वो एक समुद्र में टर्बुलेंस होता था, उसके कारण वो ऊपर उठती थी, फिर वो जब हट जाता था तो नीचे गिर जाती थी। तो आसमान से मछलियां नहीं आती हैं। फिश एक्सपोर्ट्स अकाउंट फॉर 10% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। तो भारत का एक एक्सपोर्ट सेक्टर भी इससे बूस्ट होता है। साथ ही साथ 20% ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स एज ऑफ अगर 2017-18 के डेटा को उठा के बात किया जाए तो। और कुछ लेटेस्ट मतलब इंडिया के GDP में 1% कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर GDP में 5% कंट्रीब्यूट करता है। साथ ही साथ अगर हम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसमें 90% ऑफ ग्लोबल मरीन फिश स्टॉक्स हैं, वो जो है बहुत ही ज्यादा डिप्लीटेड किया जा रहा है, एक्सप्लॉइटेड किया जा रहा है। उधर जापान वाले तो अलग तरीके से मतलब मछलियों को मार रहे हैं। तो उसको देखते हुए ये बहुत ही मतलब एक तरीके से जो मछलियों की जो मतलब स्पीशीज हैं उनके ऊपर एक थ्रेट आ चुका है हमारे ह्यूमन की तरफ से, राइट। क्योंकि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो बहुत ही ज्यादा मतलब ड्रास्टिक होता चला जा रहा है। डिस्चार्ज, राइट। तो आगे इस पे चेंजिंग क्लाइमेट भी जो है एक फैक्टर दूसरा बताया गया है। चेंजिंग क्लाइमेट इज अनदर चैलेंजिंग फैक्टर रिलेटेड टू द कंजर्वेशन ऑफ द फिशरीज, राइट। तो एक्वाकल्चर की एक शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। मत्स्य सेतु ऐप नाम याद रखिएगा। वैसे तो इससे भी पता कर सकते हैं, संस्कृत वर्ड है मत्स्य, राइट। और ये उसकी मतलब एक पब्लिशिंग कि किस किस तरीके से क्या क्या होगा। वर्चुअल लर्निंग ऐप जब मतलब सेरेमनी है एक तरीके से पूरा। आगे हमारा सेक्शन 66 ऑफ IT एक्ट 2000। अब इसमें क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को एक झटका लगा है। झटका ये लगा है सुप्रीम कोर्ट को कि पुलिस अभी भी सेक्शन 66A का इस्तेमाल कर रही है 7 साल के बाद भी। मार्च 2021 में 745 केसेस पेंडिंग है। 11 राज्यों में के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके सामने ये केसेस हैं, जिसमें सेक्शन 66A का IT एक्ट का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बहुत ही मतलब चिंताजनक विषय है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही कि यार तुम तो हमारी बात मान ही नहीं रहे हो। हमने तो बोला था कि ये कानून बंद कर दो, लेकिन अभी भी इस कानून के तहत तुम लोगों को अंदर जेल में डाल रहे हो। बेसिकली सेक्शन 66 से कहता क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। सेक्शन 66 से क्या कहता है कि एनी पर्सन हु सेंड्स बाय मीन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स और कम्युनिकेशन डिवाइस, कि किसी भी तरीके से कोई डिजिटल कम्युनिकेशन के जरिए अगर आप कोई मैसेज भेजते हैं
किसी को आप धमकी देते हैं, इंसल्ट करते हैं, किसी तरीके की आप मतलब घृणा पैदा करते हैं, दुश्मनी पैदा करते हैं बाय एनी डिजिटल डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर रिसोर्स हो या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस हो, तो उसके बेसिस पे आपको जो है जेल होगी और 3 साल की आपको जेल होगी और इसमें आपको फाइन लगेगा। अब ये बात तो सही है कि किसी की भी मतलब डिजिटल तरीके से किसी का पीछा क्यों करना चाहिए, राइट? अगर कोई करे तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि पुलिस वालों ने क्या किया है कि जो पुलिस सिस्टम है उन्होंने इनोसेंट पीपल को पकड़ लिया है, क्योंकि कंप्यूटर के पीछे कौन है वो किसी को पता होता नहीं है। मान लीजिए मेरा कंप्यूटर है, अब मेरे कंप्यूटर से कोई और स्टॉकिंग करके चला गया तो पुलिस तो मुझे ही पकड़ेगी, जबकि मैंने किया भी नहीं है। तो इस तरीके से इनोसेंट लोग जो है इसमें ज्यादा ढकेले जा रहे थे, जिसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इस कानून को करो खारिज, बिकॉज दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ और बहुत सारे इनोसेंट पर्सन को ये अंदर जेल में डाल रही है। तो लोगों ने भी बोला कि यार इसे बंद कीजिए, ये पुलिस वाले तो हमें हमारे ऊपर जबरदस्ती का इल्जाम लगा रहे हैं। और इससे रिलेटेड जो केस था वो था श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। वहां पे इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। इट डिफाइंस द पनिशमेंट फॉर सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस थ्रू अ कंप्यूटर और एनी अदर कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक अ मोबाइल फोन और अ टैबलेट। अ कन्विक्शन कैन फेच अ मैक्सिमम ऑफ 3 years इन जेल एंड अ फाइन। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तरीके से राइट ऑफ फ्री स्पीच का हनन करती है, क्योंकि जब पुलिस डिपार्टमेंट को जब तहकीकात करनी होती है तो वो आपके कंप्यूटर्स में घुसते हैं, आपके हिस्ट्री में घुसते हैं, तो आपकी प्राइवेसी में घुसते हैं। तो इसमें आर्टिकल 91 क्लॉज ए जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वायलेट होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। फिर ये भी बोला कि इस कानून के अंदर में कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें आपने लिखा हुआ है कि कंप्लीटली ओपन एंडेड एंड अनडिफाइंड। तो इसका मतलब क्या है कंप्लीटली ओपन एंडेड एंड अनडिफाइंड? तो इसमें तो मतलब कोई भी जो पुलिस ऑफिसर्स है वो किसी भी तरीके का प्रताड़ित कर सकता है, किसी भी तरीके से अपना पर्सनल बदला निकालने के लिए कुछ भी इसमें यूज कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई ये एक तरीके से बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, इसको बंद किया जाए। लेकिन अभी भी ये जारी है, तो जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही चिंता का विषय जताया है। और ये जर्नी है 66A की, 2008 से शुरू हुई थी और 2020 तक। ये पूरी टाइमलाइन का एक चार्ट है बाय इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप ही के लिए लगाया गया है। और हमारी आज की लास्ट स्टोरी है ये फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज एफपीओ। फरवरी 2021 में सरकार ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्टार्ट की, जिसमें उन्होंने बोला कि हम 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। अब इस स्कीम में जो 10,000 एफपीओ बनाने की उन्होंने बात की, तो टाइम भी लेंगे, तो 5 साल का टाइम पीरियड लिया। कारण क्या था भाई? मतलब किसानों की आय को दुगनी करना, उनकी इकोनॉमी को स्केल अप करना। जितने भी प्रमोशनल वर्क और फंक्शनल वर्क होंगे एफपीओस के, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ एजेंसीज के थ्रू किए जाएंगे, जैसे कि स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। इनके जरिए जो है इनका सारा प्रमोशनल वर्क, फंक्शनल वर्क, जो फील्ड रिलेटेड वर्क है वो किया जाएगा। ये एजेंसीज काम करेंगी क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे और एक प्रोफेशनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगी हर एक एफपीओ को 5 साल। फिर 5 साल तक जब वो एफपीओ बिल्कुल हो जाएगा, मतलब बैठ जाएगा, अपनी जगह मजबूत कर लेगा मार्केट में, फिर उनको बोलेगी कि आप अपने आप चला लीजिए। During 2020, a total of 2,200 FPOs produced clusters have been allocated for formation of FPOs, which also include specialized FPO produced clusters such as 100 FPOs for organic and 100 FPOs for oilseed, etc. तो इस तरीके से मतलब 100 करके जो है ऑर्गेनाइजेशंस हर डिफरेंट फील्ड में, ऑर्गेनिक चाहे हो, चाहे ऑयल सीड्स हो, चाहे और भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, क्योंकि फार्मर्स की जो इकोनॉमीज है उसको स्केल अप करने की बात की गई है। अब एफपीओ होता क्या है अपने आप में? तो एक तरीके से प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है जिसके सभी जो मेंबर्स होते हैं किसान भाई होते हैं। ये एक लीगल एंटिटी है जिसमें प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जैसे कि किसान भाई हो गए, अपने मिल्क प्रोड्यूसर्स वाले हो गए, फिशरमैन हो गए, वीवर्स हो गए, रूरल आर्टिजन्स हो गए, तो इन सबसे मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसे एफपीओ कहा जाता है। इसका बेनिफिट क्या मिलता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनकम बहुत बेटर होती है, उनको ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी रहती है, उनको सब दिख रहा होता है कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसका बेटर एक्सेस उनको मिलता है। गवर्नमेंट की जो और स्कीम्स है, इनके जो अपने पर्सनल प्रोग्राम्स, इंडिविजुअल प्रोग्राम्स होते हैं, उनके साथ पूरी तरीके से अलाइंड अप होते हैं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी काफी ज्यादा इनको सपोर्ट मिलता है। तो सरकार ने बोला है कि हम 10,000 एफपीओ जो है रेडी कर देंगे। फरवरी 2021 में ही बोला था, अब देखते हैं कब तक रेडी होता है। ये उसका स्ट्रक्चर है, एक जनरल बॉडी होती है, फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, एफपीओ स्टाफ एंड फिर लोकल रिसोर्स पर्सन, राइट। और ये तो आपको हर जगह चाहिए, हर ऑर्गेनाइजेशन में इसकी बहुत ज्यादा नीड होती है, क्योंकि बिना लोकल सपोर्ट से आप कुछ कर नहीं पाएंगे, राइट। तो ये हमारी आज की सारी स्टोरीज थी, कैसी लगी जरूर बताइएगा। कौन सी स्टोरी आपकी फेवरेट थी वो भी जरूर बताना। हरित धरा, देन मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन, कहीं ऐसा ना हो कि जॉर्ज ऑरवेल की किताब की तरह हमें मिनिस्ट्री ऑफ पीस या मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ भी देखने को मिले।
उसके बाद ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स रिपोर्ट 2021, मत्स्य सेतु ऐप, एंड देन सेक्शन 66 आईटी एक्ट 2000, एंड फाइनली एफपीओ। एमसीक्यूज जो पिछले सेशन में पूछे गए थे उसके आंसर्स आ चुके हैं। प्लान ऑफ फ्रेट स्मार्ट सिटीज, ये जो फ्रेट स्मार्ट सिटीज का प्लान है ये किसने लॉन्च किया है बेसिकली? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है। किस ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड मोस्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का खिताब मिला है बाय ओसीओ ग्लोबल की तरफ से? तो भारत की जो ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया, उसको ये मतलब एक ऑनर मिला है, उन्हें ऑनर किया गया है वर्ल्ड्स मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के तौर पे। भारत की रैंक साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में कितनी है? तो 10th रैंक पे भारत, बहुत अच्छी इसमें परफॉर्मेंस की है भारत ने। आज के 3 सवाल रेडी कर दिए गए हैं कि भारत का दूसरा और विश्व का सबसे तीसरा क्रिकेट स्टेडियम कहां पर बनने जा रहा है भारत में? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप द फाइनेंशियल लिटरेसी टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 6। तो 6ठी क्लास के बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक जो है डेवलप की है इस ऑर्गेनाइजेशन ने, ताकि जो 6ठी क्लास के बच्चे हैं वो मनी मार्केट को थोड़ा सा समझ सकें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है कौन? आरबीआई ने लॉन्च किया है, सेबी ने लॉन्च किया है, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने लॉन्च किया है, या फिर नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है जरूर बताइएगा। तीसरा, किस यूनियन मिनिस्टर यानी किस केंद्रीय मंत्री को खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रकाश जावड़ेकर या निर्मला सीतारमण। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जरूर बताइएगा। 3 सवाल आपके लिए रेडी कर दिए गए हैं। इकोनॉमिक क्रैकर का शानदार कोर्स 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, आप आइए इसमें एनरोल कीजिए। लर्न एंड बी कॉन्फिडेंट विद इकोनॉमी लाइक अ बॉस, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ पीटी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है, सीए बूस्टर प्रीमियम, पावर ऑफ 10, इसमें आप एनरोल करके अपने आराम से डिप एंड रिच इनसाइट्स को और डिप कर सकते हैं, राइट। और टीम लगातार आपके लिए मेहनत कर रही है, हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।